ओके ओके, ठीक है, अब आया। चलिए, हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू एड अंकल जेईई की तैयारी। चलिए चलिए, अब साउंड मेरी बिल्कुल क्लियर है बेटा। अब क्वेश्चंस के बारे में करते हैं यार। माई सेल्फ रोहित कुमार, योर मैकेनिकल फैकल्टी। तो भाई आज हम लोग कर रहे हैं जो जेई का जो कोर्स चल रहा है आपका संपूर्ण बैच। इसमें आप देख ही सकते हो यार, इतने एग्जाम्स आ रहे हैं। उन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट करेगा। कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी ले लो, डीडीए ले लो, डी ट्रिपल एस भी ले लो, यूपी वाला कोई एग्जाम ले लो, राजस्थान वाला ले लो, पंजाब वाला ले लो, जम्मू वाला ले लो, कि यार कर्नाटका वाला ले लो, जहां पे भी एग्जाम है पूरे कंट्री का कवर अप हो जाएगा। ठीक है जी। और एग्जाम आ रही भी रहा है, जैसे लाइक एफसीसीआई आ रहा है, तो एफसीआई सॉरी एफसीआई आपका एक एग्जाम आ रहा है, तो यार एफसीआई में भी इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है वहां पे, अगर आप क्वेश्चंस को दाओगे वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल भी आएगा। है जेई पर डिफिकल्ट लेवल पूछेगा। तो आपके लिए यही पूरा संपूर्ण बैच है भाई। अब ये जेई क्या एक बेस है, ये एक बेस है। इस बेस के आधार पर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला था पहले कि हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, तो क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी प्लस क्वेश्चंस ना। जो कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी उसी के बेस पे क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ये जेईई की तैयारी है ना, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जेईई की तैयारी। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए जेईई की तैयारी। तो मैं लिख देता हूं यहां पे जेईई की तैयारी, इस पे जाइएगा और तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए भाई। ठीक है, और इस वीडियो का जो ये आप ये लिंक है, ये जो भी लिंक्स है आपके पास, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। जाइए फटाक से और काम को करना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपकी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा भाई। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन ये रहा देखो। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आप लोग इसको देखो, तो 119वां क्वेश्चन है ये देखिए 119वां क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है ना, 119वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। तो इस 119वें क्वेश्चन को लगा लेते हैं पहले, है ना। तो देखो, जो स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस लगते आ रहे हैं वही मैं नंबरिंग लिख रहा हूं आपके यहाँ पे ना। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन को, देखिए इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस 500 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम। सिस्टम पर, अब पहले इस बात को समझिए क्या कह रहा है। देखिए ये कोई सिस्टम रखा हुआ है ऐसे, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर आपने क्या किया, एक वर्क प्रोवाइड किया ऑन दी सिस्टम, ऑन दी सिस्टम वर्क। और अगर ये जो ये वर्क है, तो ये वर्क अपने आप में क्या होगा, एक नेगेटिव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा आपका, ये एक नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो आप इसको लिखिए, अगर ये एक वर्क है तो वर्क अपने आप में यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि वर्क आप इसको प्रोवाइड करा रहे हो। तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, 5000 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हाइल 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड। 100 जूल ऑफ हीट भी ऐड की जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू ले लूं, तो 100 जूल हीट ऐड की जा रही है, तो 100 जूल एडिशन हो जाएगा। ऐड करने को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इधर से वर्क फाइंड आउट हुआ आपको, तो वर्क को मानते हैं यहां से पॉजिटिव, और अगर मैं हीट की बात करता हूं यहां से, तो हीट को लेते हैं बच्चे नेगेटिव। तो ये दो चीजें हैं आपके यहाँ पे। अरे आप समझ रहे हो ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको सिस्टम और इसके अंदर, और आपको ये फाइंड आउट भी करना, कहता है कि अब द वर्क डन ड्यूरिंग नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो डन क्या होगा, देखो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूं। आप लगाओगे डी क्यू प्लस इक्वल टू और डी यू प्लस में डी डब्ल्यू, है ना। अब देखो पहला प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में जो आपका हीट ट्रांसफर होता है वो होता है जीरो। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं जीरो, तो ये देखो जीरो इक्वल टू जो ये डी यू है एक्चुअली में, अगर मैं इस डी यू की बात करता हूं तो डी यू ही रहेगा, और डी डब्ल्यू को हीट दे रहे हैं -5000। तो डी यू की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई सर, पॉजिटिव आ गई 5000। तो अगर ये डी यू मान रहे हो आप, तो भाई ये कहता है कि U2 माइनस U1। एक्चुअली में जो डी यू है वो आपका क्या बन गया, ये बन गया। अब ये क्या कह रहा है कि एक प्रोसेस है, सपोज करो 1 से 2 गए। अब ये कहता है कि अब 2 से रिटर्न वापस रिटर्न आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल सर आ रहे हैं। अगर ये रिटर्न आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो भाई ये कहता है कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। अब देखिए ये अगर आप कॉन्सेप्ट हो, तो ये कितना जूल है सर, 100 जूल है। अब देखिए अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूं, प्रीवियस देखो
ये किसके लिए था? जब आप लोग क्या कह रहे हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको लिखने का तरीका भी बता देता हूं। अगर आप ये इसको लिखते हो u, तो ये 1 से 2, दैट मीन 2 से में से -1 को माइनस कर दो, 2 में से माइनस, तो प्रोसेस क्या है, u से 1। अब आप रिटर्न आ रहे हो, तो रिटर्न आ रहे हो तो अब आप इसको क्या लिखोगे भाई? अब मैं तो सर इसको लिखूंगा 2 से 1 आ रहे हो और प्लस में dw। अरे हाँ है ना, बोलो बिल्कुल सर। तो अगर आप इसको लिखो यहाँ पे 1000 इक्वल टू, तो अगर ये आप प्रीवियस देख रहे हो तो ये देखो u2 माइनस u1 की वैल्यू है, ये 5000 जो जूल है, ये 5000 जूल है, ये u2 माइनस u1 है। बट अगर आप यहाँ पे देखो भाई नेक्स्ट पे, तो ये u1 माइनस u2 है और प्लस में dw। तो सपोज करो ये क्या बन जाएगा भाई, ये 1000 हो जाएगा और ये इस तरफ क्या है, ये माइनस में आ जाएगा। अब u2 माइनस u1 करोगे तो माइनस 5000 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका वर्क। तो अगर आप वर्क की बात करोगे भाई, तो वर्क बन के आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 6000 जूल आ जाएगा। तो अगर आप 6000 के बारे में बात कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा प्लस का 6000 जूल। अरे आई बात समझ में? इस तरीके से कॉन्सेप्ट को किया जाता है। अगर आप एक बार डायग्राम बना लोगे तो आपको अपने आप सारी चीजें पता लग जाएगी। मे होप ये सारी चीजें अब आपको पता लगने लग गई है। हाँ, अगर ये लगने लग गई है तो यार इससे अच्छा बेहतर कुछ चीज नहीं है। इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में बनते हैं। तो अगर आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो भाई वो इन सभी चीजों को समझ लो जो ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई। तो एडियाबैटिक में क्या होता है सर, हीट ट्रांसफर इज 0। तो आपको याद रखना है ये एडियाबैटिक प्रोसेस में ये सारी चीजें होती है। यस और नो? अरे हाँ है ना। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को सोल्व की जाती है। अरे हाँ है ना, बोलो भाई कुछ, आज कुछ बोल दो तो कुछ बात बनेगी भी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो ये बन गया जी आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट को समझिए। कहता है कि इन अ हीट एक्सचेंजर, देखिए 120वां क्वेश्चन है ये, मतलब जो सीरीज चल रही है 11, जो आज 11th डे है आपका, आपको भी पता है 11वां दिन है, 11वां दिन में 120 चल रहा है। तो अगर मैं पर डे के हिसाब से लगाऊं तो 10 क्वेश्चन चल रहे हैं विद कॉन्सेप्ट भी। तो इसका मतलब कितना अच्छा चल रहा है ना सर, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सारे लग रहे हैं। इन अ हीट एक्सचेंजर 50 kg ऑफ वाटर, तो मास तो ये हो गया भाई, हीटेड पर मिनट। अच्छा पर मिनट कह रहा है, फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो अगर डेल टी की बात करूं तो डेल टी बन जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है। हॉट गैस विद एंटर द हॉट गैस विच एंटर द हीट एक्सचेंजर एट 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, हीट है ये है, बट यहां पे देखो ना फ्रॉम 50 डिग्री टू 110, इतना क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये वाटर की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है बाई हॉट गैसेस, ये गैस की टर्म में आ गया। अब ये वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, ये गैसेस। द वैल्यू ऑफ सीपी फॉर द वाटर इज 4.18 किलो जूल पर केजी के। ठीक है। एंड फॉर एयर इज ये। तो अब ये जो गैसेस है एयर, ये बन के आ गई। ठीक है। अगर ये 68, अगर आप इसको कैल्विन में भी लेते हो डिग्री में, अगर देखो अगर आप इसको माइनस भी करोगे तो 60 कैल्विन ही आएगा। क्या आएगा, 60 कैल्विन ही आएगा। बिकॉज अगर आप लोग इसको 273 इसको ऐड करोगे, माइनस में ये करोगे, तो गैप यही बनेगा। तो अगर आपको याद हो कि अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और कैल्विन सेम वैल्यू आएगी। इफ द फ्लो रेट ऑफ गैसेस इज 100 kg पर मिनट, द नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ वाटर। नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी पूछ रहा है वाटर की, ये ऑप्शन दे दिए पर मिनट। तो यार मुझे पता है कि मास सीपी, केजी ऑफ वाटर इज हीटेड पर मिनट है ना, सीपी, और डेल टी, ये तो मैंने बोला वाटर की टर्म में। और अगर मैं बोलता हूं ये एंथैल्पी की टर्म में सी डेल टी, तो ये कंप्लीटली, अगर आप ये देखो ये वाली टर्म, देखिए ध्यान से सुन लेना, ये वाली टर्म जो ये इधर है, ये वाली कंप्लीटली टर्म, अगर मैं इस कंप्लीट टर्म की बात करता हूं तो ये बन जाता है नेट चेंज। क्या बन जाता है भाई, ये ही बन जाता है नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी। यही बन जाएगा नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी। अगर ये एंथैल्पी बन गया, बस यही कंप्लीट टर्म नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी बन जाती है। तो ये बचा मास कितना है 50, सीपी की वैल्यू कितनी है भाई 4.18, अरे हाँ है ना, मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर देखो कितना 60 डिग्री, तो 60 किया। तो यूनिट अगर आप देखोगे तो यूनिट क्या होगी भाई, ये देखो यूनिट कन्वर्जन, तो सर ये तो केजी आ गया, अपॉन में मिनट तो है ही नीचे केजी पर मिनट, मल्टीप्लाई बाई इसकी किलो जूल पर केजी के, ये बन गया है ना, मल्टीप्लाई बाई कैल्विन, तो कैल्विन से कैल्विन हट गया, केजी से केजी बच गया, क्या बचा आपका किलो जूल पर मिनट बच गया। और आपका ऑप्शन में अगर बात कर रहे हैं तो ऑप्शन की बात करो तो मेगा जूल में दिया हुआ है, तो दैट्स मीन अब आपको डिवाइड बाई कर देना, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 12.6
मेगा जूल पर मिनट। तो ये सोल्व करने पे ये आंसर आ जाए। तो अब आप देखें ना कि अब बच्चा क्या करेगा सर, मास रखेगा 100, सी रखेगा 1, डेल्टा टी रखेगा 250। सर फिर क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा भाई। भाई यही जो पूरी टर्म है यही होती है नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो ये आपका लिखा है यही नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी है। तो गैसेस की जो टर्म में लिखा है आपका, तो ये गैस की टर्म में लिखा, तो ये नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी है। करेक्ट है भाई। तो ये आंसर आ गया, अब खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यार 121वां क्वेश्चन को आप करिए सोल्व एक बार, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, फिर पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार पढ़ो और सोल्व करो। देखिए क्या कहते हैं, ए सिस्टम एग्जीक्यूट ए साइकिल ड्यूरिंग विच देयर आर 4 हीट ट्रांसफर। ठीक है, द वर्क ड्यूरिंग ट्यूब ऑफ प्रोसेस ये द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 से 4। तो आपको पता है यार, कितनी बार बताऊंगा आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको भी मालूम है सर कि नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर होता है ना। तो नेटवर्क ट्रांसफर है, तो देखो क्या दिया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो इधर वाली टर्म को क्या करो, ऐड कर दो। तो देखो ऐड करोगे तो 220, ये माइनस में दिया हुआ है तो ये -25 लिख दो, ये -180 किया तो ये ऐड ये कर दो, और प्लस में 50 दिया हुआ है इक्वल टू, यहां पे देखो 1 से 2 15 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, ये क्या दिया, प्लस का 60 दे दिया जी, और यहाँ पे प्लस का वर्क बन जाएगा 4 से 1, है ना, 4 से 1 बोल रहे हैं। बस अगर ये आपका 4 से 1 बन गया तो बस इसको सोल्व कर लीजिए। अब 220 270, अब एक बार इसको सोल्व करके देख लीजिए। तो मुझे तो लगता है कि ये तो 270 हो जाएगा, माइनस के 180 और माइनस के 25, तो 65 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं तो 75 और 10 65, तो ये 0 आ जाएगा, वर्क 4 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आती बी ऑप्शन। तो आपको देखो ये, और ये स्टेटमेंट किसने दी सर, कौन से साइंटिस्ट ने दी, याद रखना जूल्स लो। तो आप अगर इन सभी चीजों को पूछ रहे हो और पढ़ रहे हो तो जूल्स लो का नाम मत भूल जाना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो जल्दी से जाइए और जितना जल्दी हो सकता है काम करिए, ठीक है। चलो आपके ही कमेंट देखे जा रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करिए। नेक्स्ट ये रहा भाई, देखिए ये क्या कहता है जी, कंसिडर द फॉलोइंग डिवाइस। ये कोई डिवाइस है और पूछ रहा है ये वाली इक्वेशन किसके लिए वैलिड है। देखिए ये वाली इक्वेशन बताइए। तो भाई अगर मैं ये वाली इक्वेशन बताता हूं, इज नोट, नोट लिखा हुआ है साथ में, लिखिए नोट। तो भाई ये वैलिड होती है क्लोज सिस्टम के लिए। किसके लिए सिस्टम के लिए होती है, क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम के साथ साथ ये अगर पीडीवी लिखा हुआ है तो रिवर्सिबल प्रोसेस, किसके साथ, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्लोज सिस्टम होना जरूरी है। पर अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करता हूं तो देखो इंटरनल कंबशन इंजन ऑन डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल। तो अगर आप इनके इंजन की बात करते हो तो भाई ये सिलेंडर इंजन होता है, ये रहा इंजन, ये पिस्टन है और ये इंजन है। तो ये कंप्लीटली किस में काम करता है सर, दोनों के दोनों क्लोज सिस्टम में काम करते हैं। किस में करते हैं, क्लोज सिस्टम में। तो अगर ये दोनों नहीं है तो पहला और दूसरा नहीं होगा। तो देखो जहां ऑप्शन है तो दूसरा नहीं होगा, पहला है तो ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा है तो ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ तीसरा और चौथा बचा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सर बताना क्या चाह रहे हो, देखो गैस टरबाइन, अगर आप टरबाइन की बात करते हो तो देखो यहां से क्या करेगा, कोई मास इन करेगा, ठीक है, और यहां से क्या करेगा, कोई मास आउट करेगा। तो अगर ये इन और आउट वाला सिस्टम चल रहा है तो इसी को बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो ये दोनों के दोनों क्या चल रहे हैं आपके, ओपन सिस्टम चल रहा है। तो ये ओपन सिस्टम है, इसलिए ये इक्वेशन जो वैलिड होती है वो क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड होती है। इस चीज का ध्यान रखना, जो वर्क है वो इसी के लिए ही होता है। और अगर यहां पे होता सर डी क्यू इक्वल टू डी यू और प्लस में अगर यहां पे डी डब्ल्यू लिख दिया जाता तो ये होता क्लोज के लिए भी, बट ये होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, एनी प्रोसेस। मैं लिख सकता हूं कि एनी प्रोसेस के लिए काम करेगा, तो एनी प्रोसेस यहां पे वर्ड आ जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है, इस तरीके से चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है स्टडी का, ये आपको कराऊंगा अपकमिंग क्लासेस में, अपकमिंग में ना, अपकमिंग क्लासेस में। तो अपकमिंग क्लासेस में करेंगे, शायद मे बी टुमारो करेंगे, तो टुमारो वाली क्लास में इस क्वेश्चन को बताऊंगा, तो अभी पढ़ाया नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब, हीट ट्रांसफर इन अ साइक्लिक प्रोसेस। देखो साइक्लिक बोला, जैसे साइक्लिक बोला तो आपको भी पता है Q इक्वल टू क्या हो जाता है सर, कंप्लीटली वर्क ट्रांसफर हो जाता है। तो कहता है कि हीट ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है, तो हीट ट्रांसफर कितना है 20, ऐड करो -5, ये तो माइनस है, ये भी -10 हो जाएगा,
और प्लस में 15 हो जाएगा, तो नेट वर्क डन ये बन के आ गया। बस सोल्व कर लीजिए, 15 और ये 35 और माइनस के 15, तो ये बन गया 20 बन के आ गया, 20 किलो जूल आ गया। 20 किलो जूल किसका? पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का आ गया, तो भाई ये सी ऑप्शन हो गया 20 किलो जूल। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को सोचना है, और एक बार सोच लोगे तो काम चल जाएगा। ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं चलेगा, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। चलिए नेक्स्ट, इसको छोड़िए, ये अभी कराया नहीं है, इसको आगे देखेंगे। चलिए ये देखिए 126, इस क्वेश्चन को करिए, थोड़ा मैं पढ़ के बता देता हूं। ए सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर फिट विद ए पिस्टन। द गैस एक्सपेंड फ्रॉम द स्टेट वन ऑफ विच E1 75, तो देखो E1 दिया हुआ है जी 75 किलो जूल, और E2 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है -25 किलो जूल, 25 किलो जूल, और वो भी माइनस में। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। द गैस डज 60 किलो जूल ऑफ वर्क, ठीक है, 60 किलो जूल ऑफ वर्क करता है, ठीक है, ऑफ सराउंडिंग। द नेट हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये नेट हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है, कितना नेट हीट ट्रांसफर होगा। तो आपको भी पता है सर डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, आपने ये इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, डीई प्लस में डी डब्ल्यू, याद है? तो डीई मीन्स E2 माइनस E1 होता है, और प्लस में वर्क, और ये बन जाएगा वर्क, ये वर्क हो गया। तो E2 माइनस E1 तो कितना भाई, माइनस का 25 है, E1 कितना है सर 75 है, और प्लस में ये कितना है 60 है। तो अगर आप ये देखोगे तो -100 हो गया, और प्लस का 60 -40 किलो जूल हो गया, तो आंसर आ गया -40 किलो जूल। बोल भी रखा है सिस्टम द ड्यूरिंग प्रोसेस, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है। तो ये देख लो, आंसर तो आपके सामने है, हीट ट्रांसफर और फ्रॉम द सिस्टम से प्रोसेस, तो कितना हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम से, तो माइनस किलो 40 किलो जूल। तो मैं होप ये वाली चीजें आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। चलिए ये बताइए, अभी ये क्वेश्चन है, आपको कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ, एक बार आप इसको देख लो भाई कि आपको ये कॉन्सेप्ट कराया है कि नहीं कराया, ये वर्क वाला। अरे हाँ है ना, देख लो भाई, अगर आप लोग यहाँ पे हो तो इस सभी चीजों को देख सकते हो फटाफट देखो भाई, एक बार देख लेते हैं आपकी प्रोसेस क्या चल रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कराइए एक बार, ये आपने देखा कि नहीं देखा, एक बार इस कॉन्सेप्ट को करिए, फटाफट करिए। अरे अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, इतनी बार बताने के बाद भी अगर आंसर नहीं आ रहा तो वो तो गलत है ना भाई। अभी तो कराया, अरे आपके यार यही तो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू, तो यही तो है, यही तो है साइकिल का, यही तो पढ़ते आ रहे, देखो प्रीवियसली यही तो पढ़ा है। अगर मैं प्रीवियसली बात करूं तो ये क्वेश्चन को छोड़ो, ये रहा साइकिल का ही तो है, लिख तो रखा साइक्लिक प्रोसेस, तो साइकिल का है, तो आ गया आंसर। तो इस तरीके का आंसर आ जाता है, ठीक है, हो गया, डन, खत्म। चलिए नेक्स्ट आइए, फ्लो वर्क इज एनालोगस टू, अगर ये फ्लो वर्क की बात करता है किसका एनालॉग है, तो भाई उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो अपकमिंग क्लासेस, इसको भी लिख ले अपकमिंग में, तो अपकमिंग क्लासेस में इसकी पूरी डेरिवेशन हो जाएगी। तो बस आप इस चीज को ये देखना कि अगर फ्लो वर्क के बारे में बात करता है किसका एनालॉगस है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं बताना, डिस्प्लेसमेंट वर्क, ठीक है। कैसे होगा, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे अपना आप पढ़। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। एच बी द हीट इनपुट टू द सिस्टम टू डू वर्क, W एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्यू। तो भाई ये है, अब बताइए एंथैल्पी के बारे में, हीट सप्लाइड, अच्छा हीट सप्लाइड होती है, तो हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा सर, ये जो इसने लिखा चेंज इन W प्लस में वर्क चेंज इन द इंटरनल, और सिस्टम वर्क है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्यू, तो H इक्वल टू ये है ना, तो H इक्वल टू यू प्लस W, इस तरीके से पूछ लेता है। देख लो भाई, H इज अ हीट सप्लाइड, ऐसे कुछ बोल देगा तो आपने जो पढ़ा है सर हीट DQ इक्वल टू DU और प्लस में DW, बस ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा उसको इस तरीके से लिख दिया है, आपको बस टिक बताना है कि कौन सा सही है कौन सा। चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ डेल Q, देखो लिखा हुआ डेल Q इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड डेल W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, then which of the following is an exact differential, किसकी बात कर रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात कर रहा है। अब सबको पता है कि सर अगर मैं डेल क्यू कहता हूं तो ये इनएग्जैक्ट है, करेक्ट ना, ये भी इनएग्जैक्ट है,
क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था कि सर देखो, अगर डी क्यू, ठीक है सुनना, इक्वल टू डेल यू प्लस में डी डब्ल्यू होता है, आपको भी पता सर ये, तो ये इन एग्जैक्ट फॉर्म है। अगर मैं इसको लिख देता हूं इस फॉर्म में, मतलब ऐसे इसको इस तरफ उठा के ले आता हूं, तो भाई अगर ये दो इन एग्जैक्ट फॉर्म है, ये दो इन एग्जैक्ट है, तो जो इनका डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा वो कुछ नहीं है, मैंने पढ़ाया कि आपको डी ए, या फिर आप डेल ए के नाम से भी जानते हो या डेल यू के नाम से जानते हो, तो ये क्या है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्या है ये? एग्जैक्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो देखो वही पूछा कि इन दोनों का डिफरेंस, तो याद रखना इन दोनों का ही डिफरेंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो वर्ड देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है ना, इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं एक एक वर्ड की जब आप क्लास में जाओ, पेपर में जाओ, तो आप इसलिए इनको कवर अप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा है। देखिए क्या कहता है, पढ़ो एक बार। An elastic generator coupled to a windmill produce an average electric power of 6 kilowatt. ठीक है। The power is used to change a storage battery. ठीक। Heat transfer from the battery to the surrounding is 0.3 kilowatt. ये क्या कह रहा है भाई? सिंपल सी बात है सर, डेल क्यू इक्वल टू डेल प्लस में डेल डब्ल्यू। अगर आप हीट की बात करते हो तो हीट है 0.3। अरे हाँ है ना, है कि नहीं है? अरे ठीक है, बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पावर 6 किलोवाट है, इसका मतलब ये वर्क के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं यहां से डेल यू की बात करूं तो वर्क है 6 किलोवाट। अब ये क्या कहते हैं कि द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बैटरी, हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है? फ्रॉम द बैटरी से बाहर निकल रहा है, तो 0.3। तो अगर मैं डेल यू की बात करूं तो -5.7 किलोवाट आ गया। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि भाई अमाउंट ऑफ स्टोरेज 2 घंटे में कितना स्टोर कर सकते हैं, ये उस बारे में बात कर रहा है। अरे ये क्या बात समझ में आ रही है ना, डेल ही, अरे एन एन एवरेज इलास्टिक विंड विल प्रोड्यूस एन एवरेज, क्या ये बात समझ में आ रही है भाई सभी को? अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, इसको रब कर लेते हैं एक बार। लो सर नहीं आया तो लो दोबारा से ले लो। देखो दोबारा से अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है भाई, सुन लो पहले, पहले कॉन्सेप्ट को सुन लो। सर क्या है ये कि ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन बैटरी इन 2 घंटे, 2 घंटे में कितनी बैटरी स्टोर हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे। तो अगर ये पूछ रहा है तो प्रोड्यूस एन एवरेज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 6 किलोवाट, 6 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इज यूज्ड टू चार्ज अ स्टोर बैटरी, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बैटरी टू द सराउंडिंग इज 0.3। तो भाई अगर आप यहां से डेल यू की बात करो तो मैं सीधा लिख दूं यहां पे 6 माइनस 0.3 लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5.7 किलो वोट आ गया, किलो वोट आ गया। अब यही तो पूछ रहा है किलो जूल में, तो देखो भाई ये किलो वोट निकल के आ गए, इतना इतना स्टोर हो रहा है। कितनी देर में हो रहा है स्टोर? तो अगर आप स्टोर देखो तो 5.7 किलो जूल पर सेकंड, एक सेकंड में इतना हो रहा है। तो 2 घंटे में कितनी मिनट हो गई? तो 2 घंटे में कितनी सेकंड हो गई सर? 3600 सेकंड हो गई। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3600 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5.7, तो यही आ जाएगा सर, तो 41040, तो ये आ जाएगा बस चेंज इन, ये इतनी बैटरी अमाउंट क्या हो रहा है? चार्ज स्टोर हो रहा है। सिंपल सी चीज है ना। तो यूनिट कन्वर्जन पे थोड़ा ध्यान देना। तो ये किलो वोट को लिखते जूल पर सेकंड, तो ध्यान से रखना, तो किलो जूल बन गया। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन के भी आ जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, स्टेटमेंट की बात करता हूं तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं? दी एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन इंक्रीज बट कैन नॉट डिक्रीज, ये भी ठीक है। बट अगर आप ये लगाओ यहां पे बिकॉज लगा दो तो आपको स्टेटमेंट चेक करना है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन और रीजन। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये बन जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे? कि बोथ आर करेक्ट, मैं लिख सकता हूं बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट वैलिड फॉर, रीजन इज नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर प्रूव द स्टेटमेंट 1, प्रूव द स्टेटमेंट 1। तो भाई ये स्टेटमेंट 1 को प्रूफ करने के लिए काफी नहीं है, पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा बी, ऐसा बी ऑप्शन मिलेगा
तो आप बी ऑप्शन को जाके टिक कर देना। यही इस तरीके से आंसर आता है, आता था और आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं सीरियसली बताऊं। इसमें एक चीज पूछ लेता है, यहां से मैं पूछा भी स्टार्टिंग में कि इस सिस्टम में क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या सेम रहेगा, तो आप बोलोगे इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल, देखो कैसे, अगर आप लोग पढ़ रहे हो उसको तो लिखो, ए सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 किलो जूल एज हीट एंड डज 60 किलो जूल वर्क अलोंग द पाथ 1 2 3। 1 2 3 पे काम कर रहे हैं, तो देखो पहले 1 2 3 ऐसे आ रहा है, ये 1 2 3। तो भाई मैं अगर इसको देखूं तो डी क्यू इक्वल टू, तो मैं इसको लिख सकता हूं U3 माइनस U1 इक्वल प्लस में डी डब्ल्यू। अरे हाँ है ना, तो एब्जॉर्ब 100 किलो जूल ऑफ हीट, ये चलो एब्जॉर्ब कर ली, तो ये U3 माइनस U1 प्लस में वर्क क्या कह रहा है कि 60 किलो जूल वर्क हो रहा है, ठीक है, तो U3 माइनस U1 कितना आ गया सर, 40 किलो जूल आ गया। अरे हाँ है ना, ठीक है, करेक्ट ना। अब देखिए दूसरी कंडीशन पूछ क्या रहा है, 143, तो 143, तो देखो कॉमन चीज क्या आ गई, फिर से ये आ गई, तो अगर मैं यहां से निकालूं तो डी क्यू इक्वल टू फिर से यही बन जाएगा U3 माइनस U1 और प्लस में W। तो अगर U3 कितना है, U3 माइनस 140, और वर्क क्या कह रहा है कि द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द पाथ 1 2 3। अरे कुछ अच्छा, द सेम सिस्टम डज 20 किलो जूल वर्क, है ना, तो 20 किलो जूल वर्क हो रहा है, तो ऐड करोगे तो 60 किलो जूल आ जाएगा। देखो इजी हो गया, तो 60 किलो जूल ये बन गया आपका डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस ऐसे ऐसे सोचना पड़ता है, अगर आप ऐसा ऐसा सोच लोगे तो मैं ये कह रहा हूं कि डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा, डेफिनेटली। तो यहां तक चीजें समझ में आ रही है? अब बताइए क्या यहां तक चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए, क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, जो पढ़ा है सिंपल वही चीज लग रही। बड़े क्वेश्चंस भी लाएंगे, बड़े क्वेश्चंस भी लाएंगे, डोंट वरी। बड़ा क्वेश्चन है, देखो ये क्या कहता है, ड्यूरिंग ए कांस्टेंट प्रेशर, पढ़ो एक बार, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस 33% ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो ये क्या कह रहा है, जो Q की वैल्यू है 33%, तो 0.33 वर्क ये हो रहा है। द टेम्परेचर राइजेज बाय 20 केल्विन, 20 केल्विन, अच्छा डेल्टा 20 केल्विन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एज प्रोपोर्शनल टू वर्क, तो W इज, ये पूछा है। तो भाई ये बोला तो आपको भी पता है Q इक्वल टू क्या होता है सर, MC डेल T। अरे हाँ है ना, इतना होता है। तो Q की वैल्यू देखो, अगर मैं Q की वैल्यू को लिखूं, सपोज करो ये आपने लिखा यहाँ पे, हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, 0.33% ऑफ हीट इज कन्वर्टेड, सुनना, 33.33% ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो वर्क क्या है, कितनी कन्वर्ट हो रही है, 0.33% ऑफ हीट, शायद ये लिखना है ना, ये है ना, ठीक है, हाँ। तो 33.33% ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो वही लिखा है 33%। तो Q की वैल्यू को अगर आप यहां से देखो तो वर्क की फॉर्म में आ जाएगा 0.33 इक्वल टू MC, और ये आ जाएगा डेल T, तो डेल T ये बन के आ जाएगा। अरे हाँ यार, तो डेल T इधर आ जाएगा, तो डेल T की वैल्यू कितनी है, 20 केल्विन, तो आप इसको यहां पे लिख सकते हो 20 केल्विन, है ना। अब 20 केल्विन को इस तरफ लेके आ जाओ भाई, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाता हूं तो ये बच जाएगा 1, ये बचेगा 1 डिवाइड बाई 0.33 और मल्टीप्लाई बाई 20। तो अगर आप इस सभी चीजों को देखोगे, इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, दिखा ना स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, तो ये MC, तो ये C है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 डिवाइड बाई 0.33 और डिवाइड बाई 20, तो बेटा ये आ जाएगा 0.1515 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू C। तो सोल्व करने पर आ जाएगा 15.15%। तो परसेंट में पूछा है तो आपका बन जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट होना है। तो भाई देखो MC डेल T था ना, तो ये पूछ रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट एज प्रोपोर्शनल टू ऑफ द वर्क W इज, तो इतने परसेंट W की क्या होगा, C स्पेसिफिक हीट, जो आपसे पूछा वही कॉन्सेप्ट है, Q इक्वल टू MC डेल T, तो यही वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से पूछा, क्लियर ना। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो अब नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब आप इसको लगाइए, 135 पे पहुंच गया भाई, 135 पे, ए सिलेंड्रिकल कंटेन, ए सिलेंडर कंटेन 10 मीटर क्यूब, है ना, कितना, 10 मीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट द प्रेशर ऑफ 2 बार, दिस गैस इज कंप्रेस्ड इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बोल दिया रे, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बच्चे को मालूम है कांस्टेंट है टेम्परेचर, ठीक है, टिल इट प्रेशर इंक्रीज टू 15 बार,
15 बार तक ना पहुंच पाए। तो भाई ये पूछ क्या रहा है, तो वर्क पूछ रहा है। तो आपको भी पता है कि सर जो वर्क का फॉर्मूला होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है आपको भी मालूम है सर, P1 V1 log ln इंटू P1 बाई P2। क्या ये होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। देखो P1 कितना पूछा है सर, P1 है 2 बार, तो आप लिख दो 2 बार मल्टीप्लाई बाई किस में पूछा है, किलो जूल में। तो भाई 2 बार का मतलब होता है 10 की पावर 5। अगर मैं यहां पे क्या करूं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूं तो किलो आ जाएगा, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 ln। P1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 2, और P2 की वैल्यू कितनी है भाई 15, तो ये आ गया 15। तो इस तरीके से बोल रहा है कि ले लो भाई 2 की वैल्यू ये ले लो, 7 की 5 15 की वैल्यू जो आएगी वो कर लेना। तो सोल्व करेंगे अब इसको हम लोग, है ना। तो ये कहता है कि log ln 2 डिवाइड बाई 15, आप इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई बाई 2 बार है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई अगर मैं 100 कर दूं तो ये बन के आ जाएगा -4029.80 किलो जूल बन के आ जाएगा। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है भाई, कि वर्क इसके ऊपर हो रहा है, वर्क हो रहा है ना। तो क्या कह रहे थे कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क जा रहा है, ऐसे सिस्टम के ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव साइन। तो ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट क्या ले लेता हूं 4030। तो देखो 0.80 ना किलो जूल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बस एक बार आप सीरीज को लगा दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। एक बार सीरीज को लगाना स्टार्ट करो तो अपने आप थोड़े से टाइम पीरियड में अगर आप क्वेश्चंस को रेगुलर लगाते रहोगे ना, आंसर अपने आप आ जाएंगे। मैं रियली कह रहा हूं, आंसर आपको अपने आप देखने के लिए मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे। चलिए ठीक है, चलो अब जैसे ये कॉन्सेप्ट है इसको लगाओ। चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं इसको सोल्व करने के। During a certain compression process, 1 kilojoule of mechanical work input is supplied to 2 kg of gas in closed cylinder piston assembly and 400 joule is rejected। तो जो Q की वैल्यू होगी रिजेक्ट हो रही है तो -400 जूल हो जाएगी, ठीक है। और मैकेनिकल वर्क कितना, 1 किलो मैकेनिकल वर्क इनपुट बोल रहा है, ये वर्क इनपुट तो -1 किलो जूल। तो ये जो बोल रहा है -1 किलो जूल हो जाएगा। तो ड्यूरिंग अ सर्टेन कंप्रेशन प्रोसेस 1 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इनपुट इज सप्लाइड, तो मास हो गया 2 केजी, मास तो 2 केजी हो गया, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ऑफ द कूलिंग वाटर बीइंग सर्कुलेट इन द जैकेट, दिस ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो भाई आप लोग क्या लिखते हो सर, डी क्यू इक्वल टू डी ओ और प्लस में वर्क, ऐसे तो लिखते हो। अरे हाँ है ना, कोई गलत तो नहीं लिखा ना, हाँ। तो ये हो जाएगा -400 जूल इक्वल टू डी ओ, है ना। और वर्क कितना है 1 किलो जूल, तो माइनस, तो अगर मैं यहां पे माइनस लिखूं तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 जूल आ गया। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस जाके उधर प्लस में हो जाएगा, तो ये 600 आ गया। क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की यूनिट कितनी है, जूल में होती है। किस में होती है, जूल में होती है। अगर ये जूल में है तो अब देखो ऑप्शन बी, पर यहां पे देखो स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक का मतलब होता है स्मॉल यू, तो स्मॉल यू का होता है कैपिटल यू डिवाइड बाई मास, और यू कितना है 600 और डिवाइड बाई कितना हो गया 2, तो सोल्व करोगे तो 300 आ गया, पॉजिटिव 300 आ गया, तो 300 जूल पर केजी आ गया, ये आंसर। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है। अब 600 आया तो बच्चा तो 600 लगा के बच जाएगा, सर 600 आ गया, अरे 600 तो आ गया पर बताओ तो सही क्या है, सर यूनिट नहीं पता, अरे यूनिट ये तो रही जूल और वर्क, आगे ये पता लग गई, हाँ जी सर ये जूल, जूल डिवाइड बाई केजी। आपको खुद पता है कि अगर आप जूल पर केजी को इस तरीके से लिखोगे तो यही बात आ जाएगी। अरे हाँ है ना, बस हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट। अब बढ़ो यार, इतने छोटे आंसर में देखो सिंपल सी बात है, डी क्यू इक्वल टू हम लगाते हैं डीई प्लस में डी डब्ल्यू। अरे हाँ है ना, ये तो लिखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट कहता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गिवन बाय द फॉर्मूला E इक्वल टू ये। तो E का जो फॉर्मूला है वो 25 प्लस में 0.25 T किलो जूल है, और T क्या है यहाँ पे, एक टाइम। इफ द सिस्टम एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर विच द वर्क डन बाय द पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज इज 0.75 किलो न्यूटन मीटर, तो किलो जूल की बात कर रहा है, तो जो वर्क की बात कर रहा है वो 0.75 किलो जूल की बात कर रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है। तो देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं इन द फॉर्म ऑफ टी, तो ये भी डिफरेंशिएट कर दूं टी, और ये भी डिफरेंशिएट कर देता हूं टी। अरे हाँ है ना। अब आपसे पूछे डी बाई टी क्यू माइनस डब्ल्यू,
तो ये पूछा कि हीट इंटरेक्शन बताइए, तो हीट इंटरेक्शन का तो मुझे पता है, हीट इंटरेक्शन बताना है, तो डी बाई टी इसके रिस्पेक्ट में करिए तो 0.25 आ जाएगा। अरे देखो ना, ये 25 और ये आ जाएगा, और अगर मैं इसके डिफ्रेंशिएट करता हूं तो प्लस में 0.75 आ जाएगा, तो दोनों को एडिशन करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। तो ये आ गया जी, हीट इन पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज, तो जो आपसे पूछा वही। अरे सपोज करो ये किया तो टेम्परेचर इंक्रीज, हीट इन पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज इन किलो जूल, तो किलो जूल में पूछा है तो देखो किलो जूल नहीं आंसर आ गया, 1 आ गया। तो ये तो ऐसे कैसा रहेगा, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, डी को हम डिफरेंशिएट कर दिया ई की रिस्पेक्ट में, देखो जैसे उसने बोला। तो चाहे तो आप लोग ऐसे नहीं कि इसको लिखना है, इसको आप यहाँ पे रब भी कर दो, ऐसे लिख दो, छोड़ो ऐसे लिख दो, तो डीई को इसके डिफरेंस में डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो देखो वही बोल रहा है डिफरेंशिएशन, तो मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में करता हूं तो डीई बाई डी टी जो बनेगा वो 0.25 ही बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0.25, तो आ गया ये 1। तो इस तरीके से, तो अब ये देखो डब्ल्यू इधर आ जाएगा तो वही वर्ड आया नहीं, क्या है, बिल्कुल भाई यही घूम फिर के वही आएगा। चलो इसको बताओ, देखो कॉन्सेप्ट को देखो, देखो क्या कहता है कि ए सिस्टम अंडरगोज प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज 30 किलो जूल। देखो ध्यान से सुनना, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर, द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, ठीक है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम ये बोल रहा है तो इसको लिख सकता हूं 35 किलो जूल, देखो ये लिख दिया मैंने 35 किलो जूल। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम आ रहा है 35 किलो जूल। तो देखो 35 किलो जूल है कि नहीं है, तो कितना आ गया भाई सर, 35 किलो जूल आ रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन इतना हुआ है सिस्टम के द्वारा। अब कहता है कि हीट, अब हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर की गई है सिस्टम को, तो कितना भाई 30 किलो जूल। अब ये पूछा तो चेंज इन कितना हो जाएगा भाई, ये तो लिखा है, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू और प्लस में डी डब्ल्यू। तो अगर आप यहां से डी यू निकालोगे तो 30 इक्वल टू डी यू और प्लस में कितना भाई 35। ये तो कह रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा 35 किलो जूल हुआ है ये, तो अगर आप यहां से निकालोगे तो -5 किलो जूल आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी -5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्या ये आंसर सभी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे देख लो -5, तो डी यू इक्वल टू, तो इधर आके -5 किलो जूल हो जाएगा। बस इस तरीके से एक बार डायग्राम बना लो, अपने आप आंसर, ठीक है, करेक्ट ना। चलिए ये कॉन्सेप्ट देख लेना आपने, ठीक है, तो ये एक तरीके से इस तरीके से कॉन्सेप्ट पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली इन अ स्टडी फ्लो। अभी देखो मैंने स्टडी फ्लो पढ़ा ही नहीं है, स्टडी फ्लो होता है ओपन सिस्टम में, आपको बताऊं ओपन सिस्टम, ठीक है। और ओपन सिस्टम में अगर हम लोग करते हैं वर्क की वैल्यू, तो ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो ओपन सिस्टम में कंट्रोल वॉल्यूम होती है, क्या होती है बेटा, कंट्रोल वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कांस्टेंट होती है, बस इसी चीज का फायदा उठा के यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं माइनस साइन के साथ, तो ऑप्शन बन जाता है सी। क्या ऑप्शन बन जाता है, सी। तो ये बन जाता है ओपन वर्क के लिए। तो अभी नेक्स्ट क्लासेस में जब चलेंगे तो ये सारी चीजें आएगी ही आएगी, पक्का आएगी। तो देखो फॉर अ नॉन फ्लो, नॉन फ्लो का मतलब क्या होता है, क्लोज सिस्टम। अब देखिए क्लोज सिस्टम बोला है, कांस्टेंट प्रेशर बोला है। अब कांस्टेंट प्रेशर बोल देगा तो वो क्या होगा, द चेंज इन एंथैल्पी। क्या होगा जी, चेंज इन एंथैल्पी बन जाएगा। तो आपको बताया भी है भाई, एमसीपी कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा टी क्या बन जाता है सर, सर ये बन जाएगा डीएच, और ये डीएच नथिंग है, चेंज इन एंथैल्पी बन के आ जाता है, यही तो है चेंज इन एंथैल्पी, आ गया आंसर। वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम की टर्म में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। ये किसकी टर्म में होता है भाई, वॉल्यूम की टर्म में होता है। अगर ये वॉल्यूम होता तो एमसीवी डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता, डी यू होता। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को ये याद कर लेना। तो कांस्टेंट प्रेशर, बस इतनी चीज। चलो नेक्स्ट। अब ये कहता है कि देखो कुछ भी नहीं है सर कॉन्सेप्ट में, अगर आप लगाना चाहो तो लगा लीजिए। देखिए क्या कहता है कि ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विद एयर एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ इतना undergoes an expansion process and volume are related given below. The work done by the system for n. तो भाई ये क्या है, वर्क डन पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है। तो अब यहां पे देखो, तो फर्स्ट इनिशियल प्रोसेस क्या होगा, ये होगा, और फाइनल क्या होगा, ये होगा। अरे फाइनल तो यही पहुंचेगा ना, इनिशियल टू फाइनल, इंटरमीडिएट कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इनिशियल टू फाइनल, तो सर P1 V1 माइनस P3 V3 और डिवाइड बाई n-1। तो देखो अगर मैं प्रेशर की बात करूं किलो पास्कल में है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.1। P3 कितना है सर, 14.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4
और डिवाइड बाय एन कितना है 1.4 माइनस 1। अब निकालना पड़ेगा कैलसी, सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 माइनस 14.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 और डिवाइड बाई 0.4। जैसे आप करोगे तो 10.6 आता है, ये घर बैठ के कर लेना तो 10.6 किलो जूल आ गया। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है भाई, तो जो सिंपल पढ़ा है वही सारी चीज है, कोई टाइम नहीं ले रहा हूं। ये थोड़ी सी चीज है, ये घर पे कर लेना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आप कार्नोट हीट पंप के बारे में आ गया, चलो उसको छोड़ते हैं, कार्नोट हीट पंप को ये देख लेते हैं ना। ये आपका आएगा चैप्टर, उसमें आपका हीट पंप के बारे में आएगा, कार्नोट हीट पंप के बारे में बोल रहा है, तो आपका एंट्रोपी सेकंड लॉ में आएगा। ये सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या कहता है, एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मींस चेंज इन टेम्परेचर इज 0। अगर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, वर्क इक्वल टू 16 किलो जूल, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अरे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है भाई कंप्रेस में आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल वर्ड आ जाएगा तो आइसोथर्मल वर्ड में मैंने क्या बोला था कि डी यू क्या होता है सर, एमसीबी डेल्टा टी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी यू क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी भाई साहब, 0 के बराबर हो जाएगी। तो 0 के बराबर होगी, बात खत्म। हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसको भी कर लेते हैं। क्या कहता है इसको भी सुन लेते हैं। देखिए, ए मिक्सर ऑफ गैसेज एक्सपेंड फ्रॉम इतने टू इतना, तो एक्सपेंड हो रही है V1 और ये V2 आ गया जी, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 मेगापास्कल, ठीक है। तो अगर मैं वर्क की बात करता हूं तो वर्क होता है PdV, करेक्ट है, और 1 मेगापास्कल का मतलब है 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल है ना, अरे 10 की पावर 6 तो 1000 किलो पास्कल, ठीक है, 1000 किलो पास्कल, और चेंज क्या हो जाएगा 0.6 से और 0.03 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 जीरो लगाओगे तो ये आ जाएगा 30 किलो जूल। तो वर्क आ गया 30 किलो जूल, तो वर्क आपका हो गया 30। अरे हाँ है ना, आया कि नहीं है, ठीक है। एब्जॉर्ब 80 किलो जूल ऑफ हीट, तो पूछा क्या इंटरनल एनर्जी, तो सिंपल सी बात है कि डी क्यू इक्वल टू डी यू और प्लस में वर्क। तो अगर आप यहां से डी क्यू को निकालो तो 84 है, डी यू ये रहा, और वर्क कितना है 30। तो अगर आप इधर निकालोगे तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी 54 किलो जूल। तो ये बन के आ गया आपका 54 किलो जूल, आंसर आ गया। बस चीजों को वही देखना जो आपने पढ़ा, इतना पढ़ा इतना किया, वहां पे पुटअप कर दिया। तो ये 2 इक्वेशंस है जो आपको करनी है, विदाउट कैलसी अपना आप बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अब ये पढ़ाया नहीं है, ये देखो ये क्या कहता है, ए मशीन प्रोड्यूस 100 किलो जूल वर्क, 100 किलो जूल कंज्यूमिंग हीट, ये हीट है यहाँ पे Q, और ये भी वैल्यू कितनी आ रही है 100 किलो जूल। तो मैंने आपको बताया था PMM1 पढ़ा है आपको कि भाई क्या कह रहा है कि विदाउट कंज्यूमिंग हीट सिर्फ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अगर सिर्फ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो PMM1 है, परपेचुअल मोशन मशीन। अगर हीट ले रहा है और टोटल हीट में ही कन्वर्ट कर रहा है, ऐसी मशीन को बोलता है PMM2। तो ये बन जाएगा PMM2। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाता है PMM2। तो मे होप ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए। ये क्या हो गया, फॉर अ स्टेडी फ्लो सिस्टम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे कुछ नहीं है, शायद ये होगा, ये थोड़ा सा दिखने में है। तो डेल ई क्या होता है सर, ये लिख दिया होगा उन्होंने डी क्यू माइनस डी क्यू और डेल क्यू डेल डब्ल्यू, शायद इस तरीके से लिख दिया होगा उन्होंने। एक बार ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चंस को लगाया है। तो एक बार देख लेंगे बच्चे कि उन्होंने ये किस तरीके से लगाया है। तो डेल ई है ना, ये बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि डेल यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। और डी ऑप्शन है आपका, अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन आपका गिवन है, ये अच्छे से नहीं लिखा तो लिख लो कि डेल क्यू, इसको भी हटाओ ना, कभी आप आंसर समझ लो, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल एच, ये दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ो, फॉर अ स्टडी फ्लो सिस्टम वेयर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर, वेयर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल द फर्स्ट ऑफ, किस में बताना, स्टडी फ्लो में बताना है। और आपको बताया स्टडी फ्लो में डेल एच काम आता है, तो ऑप्शन बच जाएगा डी। तो स्टडी फ्लो का अगर ऑप्शन आए तो डेल एच वाला, तो डेल एच वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको करेक्ट। ठीक है जी। तो स्टडी फ्लो, अगर ये बोलता क्लोज सिस्टम तो क्लोज सिस्टम में मिलता है ये ऊपर वाला, कोई भी एक हो जाता, ये हो जाता, ठीक है। और आप बोल रहे हैं स्टडी फ्लो, तो स्टडी फ्लो में डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो स्टडी फ्लो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, तो आपको पता लग जाएगा
कि कल की क्लास में क्या होगा। देखिए फॉर अ प्रोसेस लिखा है प्रोसेस, तो ये डेल क्यू साइक्लिक इंटीग्रल है, ये एक्चुअली में ये साइक्लिक इंटीग्रल है, साइक्लिक क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, है ना। इस तरीके से लिखा है, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है भाई, ये जीरो, किसी भी प्रोसेस का हो तो वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा जीरो के इक्वल, तो ये बन जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि डेल ई अगर आप बात करो तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये किसके इक्वल होता है, जीरो के, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा प्रोसेस के लिए, तो ये कंप्लीट बन जाएगा जीरो। चलिए ठीक है, तो भाई ये हमारी वेबसाइट्स है जहां पे आप जाके सब कुछ सर्च कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, क्लासेस पे जाके देख सकते हो जो क्लासेस चल रही है। साथ साथ जो बच्चा जेई के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, गेट, तो वो हमारा गेट चैनल, गेट की तैयारी को भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्लास चलती है 5 PM, वहां पे क्लासेस कितने बजे चलती है, 5 PM चलती है। इसके साथ साथ जेई की चल रही है, ये आपकी चलती है बच्चे 3 PM, तो जल्दी से जाओ देखो फटाफट। इसके साथ साथ अगर आप नॉन टेक्निकल, अब मैं बोल रहा हूं नॉन टेक्निकल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नॉन टेक्निकल सरकारी नौकरी की तैयारी, तो ये सारी चीजों को आप जल्दी से जाइए फॉलो करिए, और जो भी आपको लिंक चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। मैं होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी क्वेश्चंस कराता रहूंगा। कल जैसे कल आएगा, कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि क्या हो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लग जाए। तो न्यू चीजें इस तरीके से चलते रहेगी, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं होप बच्चे आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, तो आज मैं यहीं पे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।